नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो, दोनों की तैयारी कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आज हमारी आरपीएफ की 25वीं क्लास है मित्रों। कौन सी क्लास है? 25वीं क्लास है दोस्तों। हमारा टारगेट 50 क्लासेस का है दोस्तों। इन 50 क्लासेस से दोस्तों आपके एक भी जीके जिसका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये डेली 8 PM पर आपके जीकेजीएस की क्लास आती है। आप सभी को पूरी क्लास को वॉच करना, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो, वो सारे क्वेश्चन कवर होंगे। बस क्लास को पूरा अंत तक वॉच करेंगे आप लोग, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने 6 बजे वाली रीजनिंग और मैथ की क्लास जरूर देखी होगी। रीजनिंग मैथ की क्लास 6 PM आती है, रीजनिंग प्लस मैथ की क्लास 6 PM आती है। जीके जीएस की क्लास आपको 8 PM पर देखने को मिलेगी दोस्तों, जीके जीएस की क्लास, ठीक है। तो दोनों ही क्लास आपको देखना अनिवार्य है अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 487 दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से। रामसर साइट का सम्मेलन कहां पर हुआ था? चीन में, फ्रांस में, भारत में या ईरान में? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे वो भी आप कमेंट करेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे यह भी है कि भारत ने इस रामसर साइट, ये जो सम्मेलन हुआ था ना, इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे वो भी आप बताइए। क्या होगा दोस्तों? भारत रामसर साइट का सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? रामसर साइट का सम्मेलन की बात करें तो इसके सम्मेलन दोस्तों 2 फरवरी 1971 में हुआ था। 2 फरवरी 1971 में हुआ था। गुरुजी कहां पर हुआ था? ये हुआ था ईरान में। ये कहां पर हुआ था भाइयों? ईरान में दोस्तों। कहां पर हुआ था? ईरान में हुए थे। और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? भारत ने साइन किए। भारत ने साइन कब किए? भारत ने इस पर कब साइन किए? साइन SIGN। भारत ने इस पर साइन कब किए? 1985 में दोस्तों। 1975 में कब किए? 1975 में, 1985 में, सॉरी 1985 है दोस्तों। भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 1982 में, 82 था, ठीक है। भारत ने इस पर साइन किया। और रामसर साइट में भारत का वो पहला राज्य कौन सा जो शामिल हुआ है? वो है ओडिशा। कौन सा भाई? ओडिशा। ओडिशा राज्य को पहला शामिल किया गया है दोस्तों 1981 में दोस्तों। 1981 में ओडिशा को सबसे पहले शामिल किया गया दोस्तों। और भारत ने 1982 में साइन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने। इसका सही जवाब ईरान हो जाएगा। ईरान, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488 बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, 1764 में, 1760 में, 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध, 1576 में पानीपत का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध दोस्तों। 22 अक्टूबर OCT 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये बक्सर जगह कहां पर थी? बिहार में है दोस्तों। कौन कौन था तब? तो ये युद्ध कहां, किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ तो था दोस्तों हेक्टर मुनरो, एक तरफ तो था हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला, अवध का शासक, वैसे सिराजुद्दौला दोस्तों कहां से आया था? सिराजुद्दौला कहां का था? ये अवध का शासक था, अवध का, ठीक है। और मीर कासिम बंगाल का, मीर कासिम भी था दोस्तों, साथ में बंगाल का था। और दोस्तों अहमद, शायद एक मुगल से भी था दोस्तों, नाम शायद, क्या नाम याद नहीं आ रहा, जीवान पर ही है पर नाम याद नहीं आ रहा, आप बताइएगा, ठीक है। तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ था 1764 को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 489। क्लास को अंत तक वॉच करे रहना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 489 का जवाब दीजिए, कमेंट करिए। सेल्यूकस निकेटर ने किस युद्ध दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने किससे युद्ध किया था? अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, बिंदुसार से और इनमें से कोई नहीं। ये सेल्यूकस निकेटर दोस्तों किसका सेनापति था? कमेंट करिएगा। ये सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? गुरुजी, ये सेल्यूकस निकेटर ये था सिकंदर का स्थल सेनापति। ध्यान देने वाली बात है, सिकंदर का स्थल सेनापति। जिसने, सिकंदर वही है जिसने कभी भारत को जीतने का सपना देखा था। सिकंदर का थल सेनापति मित्रों, थल सेनापति, ध्यान रखना। आप सभी को पता है थल सेनापति, आप सभी को पता है दोस्तों, सिकंदर हमारे भारत में 326 BC में आता और 325 BC में जाता, लगभग 18 महीने तक भारत में रहता दोस्तों, ठीक है। तो ये सिकंदर
सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति। इसने किससे युद्ध किया था? इसने किया था चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था। यह युद्ध कब किया था दोस्तों? 305 बीसी में। इस युद्ध में क्या होता है, ये सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है उस केस में ये क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत यानी 4 राज्य दान में देता है ना, दहेज में देता है। कौन कौन सा? एक काबुल हो गया, हेरात हो गया, मकरान हो गया दोस्तों, ठीक है, और कंधार हो गया अफगानिस्तान वाला, ठीक है। तो ये कुछ इलाके इसको देता और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 490। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए वो कौन सा संविधान है जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा संविधान है वो? कौन सा अनुच्छेद है? सॉरी, अनुच्छेद 250, 57, 51 या 370? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट। गुरुजी 370 की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर की संविधान धारा से रिलेटेड है, जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है दोस्तों। ये 370वां अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो दोस्तों 57 वाला क्या है? राष्ट्रपति के पुनः चुनाव है, राष्ट्रपति के पुनः चुनाव से रिलेटेड है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के अगेन जो भी चुनाव होते, ठीक है, राष्ट्रपति के पुनः चुनाव, राष्ट्रपति के पुनः चुनाव है ना, प्रेसिडेंट के अगेन इलेक्शन, ठीक है दोस्तों। और ये 250 वाला किससे की कोई बताएगा कमेंट करके? तो यहां पर आपको सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लाइफ टू फ्रीडम आर्टिकल किस से रिलेटेड है? बताइए दोस्तों, लाइफ टू फ्रीडम आर्टिकल इज रिलेटेड इट व्हाट? 21 आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है दोस्तों? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? नरेंद्र दत्त, मूल शंकर, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? टेल मी फास्ट दोस्तों, व्हाट इज द रियल नेम यानी मीन्स चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? दोस्तों नरेंद्र दत्त किसका चाइल्डहुड नेम है? कमेंट करिए दोस्तों। बात करें नरेंद्र दत्त की दोस्तों, नरेंद्र दत्त किसका चाइल्डहुड नेम है? गुरुजी ये तो है स्वामी विवेकानंद का। द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इज नरेंद्र दत्त, ठीक है दोस्तों। मूल शंकर किसका चाइल्डहुड नेम है? टेल मी फास्ट दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? मूल शंकर किसका चाइल्डहुड नेम है दोस्तों, बताइए। ये दयानंद सरस्वती, द चाइल्डहुड नेम ऑफ दयानंद सरस्वती इज मूल शंकर। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये किसका चाइल्डहुड नेम है? दयानंद सरस्वती। वर्धमान इज महावीर स्वामी, वर्धमान, द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी इज वर्धमान। महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी हु वाज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 493। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइए। पंबन आइलैंड इज सिचुएटेड, बताइए किस जगह पे? मुंबई, राजस्थान, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? टेल मी फास्ट दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? पंबन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। पंबन द्वीप इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु स्टेट दोस्तों। तमिलनाडु स्टेट में दोस्तों एक रामेश्वर द्वीप भी देखने को मिलेगा, रामेश्वर आइलैंड, रामेश्वर आइलैंड, रामेश्वर आइलैंड, रामेश्वर आइलैंड, रामेश्वर आइलैंड, रामेश्वर आइलैंड को बोलते हैं द्वीप, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आइलैंड, रामेश्वर आइलैंड भी देखने को मिलेगा पंबन में दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एंड दोस्तों मुंबई की बात करें, यहाँ पे 2 आइलैंड देखने को मिलते हैं, एक तो साल्टेट और दूसरा एलिफेंटा। एक साल्टेट, एक ध्यान रखेंगे साल्टेट, और दूसरा एलिफेंटा। ये जो एलिफेंटा दोस्तों ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एलिफेंटा जो द्वीप है वो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्या होगा इसका जवाब? कोनार बांध, कोनार बांध किस नदी पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोनार बांध किस नदी पर स्थित है? पहले आप ये बताइए, फिर आपके क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। दोस्तों अगर आपने नाम सुना हो तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों 1948 में शुरू करी गई है दोस्तों। झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, ठीक है। इस पर प्रमुख 8 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से 4 बांध आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों।
चार बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए बराकर बांध, बराकर नदी पर, और देखो बराकर नदी पर दोस्तों दो बांध बने हुए, तेलैया और मैथान दोस्तों, तेलैया और मैथान, नाम ध्यान रखना, तेलैया, दो बांध बने हुए हैं, तेलैया और मैथान। ये दोनों के दोनों दोस्तों आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ये दोनों के दोनों बांध दोस्तों आपको किस स्टेट में देखने को मिलेंगे? झारखंड। बोथ दी डैम्स आर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। इन विच रिवर इज बराकर रिवर, ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी बराकर रिवर, हाँ दामोदर रिवर नहीं होगी, बराकर रिवर होगा दोस्तों, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े दोस्तों। भागीरथी पर दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध दोस्तों, ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध दोस्तों भेलंगना और भागीरथी नदी पर बना हुआ दोस्तों। कोनार नदी पर दोस्तों कोनार बांध बना हुआ है झारखंड में ही, कोनार नदी पर कोनार बांध बना हुआ है झारखंड में ही, झारखंड JH में लिख रहा हूं, झारखंड, ठीक है, झारखंड दोस्तों। और पंचेत बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचेत बांध दोस्तों दामोदर रिवर पर बना हुआ है झारखंड में, पंचेत बांध बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये पंचेत बांध है, ये पंचेत बांध दोस्तों दामोदर नदी पर बना हुआ है झारखंड में, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, कमेंट करिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 495, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको इस क्लास के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। चिली देश, अमेरिका, रूस या भारत? सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लास को छोड़ देते हैं। जिसने क्लास को छोड़ा दोस्तों वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर देगा। अगर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच किया करें दोस्तों, हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा। क्या होगा इसका सही जवाब? विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है, किस देश में किया गया, कमेंट करिए। तो बिल्कुल भी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, अमेरिका देश में। किस देश में? अमेरिका में दोस्तों। ये जो वेधशाला है ना दोस्तों, कितनी मीटर ऊंची है? लगभग 18,500 मीटर ऊंची है, 18,500 मीटर ऊंची है, 18,500 मीटर ऊंची है दोस्तों, 18,500 मीटर ऊंची है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन 96 है, 496। बताइए, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? सातवाहन राजवंश ने, राष्ट्रकूट ने, पल्लव ने या मौर्य ने? कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करिए। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं, एलोरा की दोस्तों गुफाएं कहां पर है? मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र मुंबई में है एलोरा की गुफाएं। और महाराष्ट्र के दोस्तों CM कौन है? एकनाथ शिंदे, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में दोस्तों मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं करंट अफेयर के रूप में दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो वो है दोस्तों राष्ट्रकूट, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 497, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। देखो दोस्तों, देखो अगर हम बात करें दोस्तों कुशीनगर में तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों गौतम बुद्ध की कुशीनगर में, ठीक है। और लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ती है, लुम्बिनी जगह नेपाल की है, यहां पर इनका जन्म होता है दोस्तों, जन्म होता है, ठीक है। सारनाथ में ये पहला उपदेश देते हैं, पहला उपदेश, सारनाथ यूपी है ना, पहला उपदेश देते हैं, पहला उपदेश देते हैं, ठीक है। ये सारनाथ में क्या देते हैं? पहला उपदेश देते हैं, पहला क्या देते हैं? उपदेश। सारनाथ में क्या करते हैं? पहला अपना उपदेश देते हैं। और बोध गया में इनको उरुवेला बोध गया, एक जगह पड़ती है उरुवेला बोध गया। क्या जगह पड़ती है? उरुवेला बोध गया, वहां पर इनको उरुवेला बोध गया में ये जगह कहां पर पड़ती है दोस्तों? बिहार में पड़ती है। यहां पर इनको पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ठीक है।
उरुवेला नहीं, हाँ उरुवेला बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई किस नदी के यहाँ? दया नदी के किनारे, दया नदी दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, और किस दिन? बैसाखी के दिन दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके सामने आपको पूछा है इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सी जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 498 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 499 क्या बोल रहा है? 498 प्रश्न का जवाब दीजिए। मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई को नासिक से, दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास। जैसे पास का मतलब क्या होता है? किसी दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता दोस्तों, है ना। दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते को हम पास बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, ठीक है। बताइए मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा या दीफू दर्रा? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, हम बात करें भोरघाट दर्रे की दोस्तों, एक एक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। भोरघाट दर्रा सबसे पहले इसकी लोकेशन मुंबई में है दोस्तों। ये कहां पर है? मुंबई में। ये भोरघाट दर्रा कहां पर स्थित है भाई? मुंबई में है, ठीक है। ये किसको किससे जोड़ता है आपको ये भी पता ना होना चाहिए। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है दोस्तों भोरघाट का दर्रा। मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से, पुणे से, ठीक है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट का दर्रा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, अब हम बात करें अगर पालघाट दर्रे की दोस्तों, पालघाट दर्रा तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये केरल में है दोस्तों, आपको ये पता चल होना चाहिए। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन केरल में है। पालघाट पालघाट पास इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरल, ठीक है। और ये किस किस को जोड़ता है? किस किस को ये मर्ज करता है दोस्तों? कोच्चि, कोच्चि, कोच्चि से नाम सुन के याद आ रहा होगा दोस्तों, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में खोली थी दोस्तों। कोच्चि, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों दीफू दर्रा, ये एपी यानी अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। दीफू दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या करता है दोस्तों? ये किस किस को जोड़ता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार देश से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार देश से जोड़ता है, म्यांमार, ठीक है। अब आपको ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अब थालघाट दर्रा, आपको पूछा थालघाट दर्रा किस में है दोस्तों? ये आपका सी ऑप्शन सही जवाब जाएगा। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? थालघाट पास दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 499, निम्न में से किसकी अध्यक्षता से 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक मेजबानी की गई है? किसकी सलाहकार से, किसकी मदद से, किसकी सलाह लेकर? अमेरिका, जापान, भारत या फ्रांस? कमेंट करिएगा भाई। सभी स्टूडेंट्स क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, और आप हर स्टूडेंट क्लास का जवाब कमेंट सेक्शन में देगा, हर क्वेश्चन से रिलेटेड। आप लोग रेस्पॉन्स कर दिया करें दोस्तों, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स की अच्छे से तैयारी चल रही है दोस्तों, अच्छे से रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप लोग कोई रेस्पॉन्स भी नहीं करते, ना क्लास को लाइक करते। क्लास को लाइक करने से हमें ये रेस्पॉन्स मिलता है कि हाँ आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो आप लोग रेस्पॉन्स किया करें, क्लास को लाइक वाइक कर दिया करें दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग हमारे भारत की सलाहकार से दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक हमारे भारत की सलाहकार मेजबानी से की गई है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमारी आरपीएफ की क्लास का 500वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही शानदार। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 103वां संशोधन या 101वां संविधान संशोधन? बताइए कौन सा होगा इसका जवाब? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? बताइए। तो बिल्कुल 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 501 बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बंबई योजना, हैरोड डोमर मॉडल, महाल नोबिस मॉडल या मानो और रुद्रा मॉडल? कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों, ठीक है। क्लास डेली जो भी नए जुड़े मैं बता देता हूँ, जीके जीएस की क्लास 8 PM आती है डेली।
रीजनिंग प्लस मैथ के मिक्स क्वेश्चन की क्लास 6 PM पर आती है। आपको दोनों ही क्लासेस लेनी है अच्छे से, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लेते हैं, क्लास को छोड़ देते हैं, ऐसे आपके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मिस करेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर आप लोग हेरोड डोमर मॉडल यानी पहला मॉडल था दोस्तों, इस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 502, हवा में मौजूद नमी का माप को क्या कहते हैं, बताइए। हवा में मौजूद नमी के माप को क्या कहते हैं? आर्द्रता, घर्षण, वर्षा या अपारदर्शिता? कमेंट करिए। हवा में मौजूद नमी का माप क्या कहलाता है दोस्तों? नमी का माप क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पे न होगा दोस्तों, न, यहाँ पर न होगा दोस्तों, न, ठीक है। नमी तो बिल्कुल आर्द्रता कहलाता दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने ए ऑप्शन को ही लॉक किया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा दोस्तों। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों? बताइए। पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में या पावा में? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट करेगा हर क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए दोस्तों। प्रथम जैन सभा का आयोजन दोस्तों, ये जो इसका जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने करी थी? कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी? कमेंट करिएगा। गुरुजी, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना हर्यक वंश का राजा था उदयन। हर्यक वंश का राजा था उदयन, इसने स्थापना करी है। स्थापना किसने करी? उदयन ने। इसकी स्थापना किसने करी भाई? इसकी स्थापना उदयन था, उदयन, ठीक है, उदयन ने, ठीक है। ये उदयन कौन था दोस्तों? उदयन कौन था? अज्ञात शत्रु का पुत्र उदयन। क्योंकि आप सभी को पता, हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्यक वंश में सबसे पहला राजा कौन था? कमेंट करिए, आपको पता है हर्यक वंश का सबसे पहला राजा कौन था दोस्तों? कमेंट करिए, कमेंट करिए दोस्तों। हर्यक वंश का सबसे पहला राजा कौन था? बिंबिसार। कौन था भाई? बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने बड़े भाई की गद्दी उसके बड़े भाई को दी, इसलिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर ली, यानी कि प्रथम पितृहंता बन गया। उसके बाद जैसे को तैसा, है ना। तो अजातशत्रु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उदयन। उदयन ने क्या की? अजातशत्रु की हत्या कर दी, यानी कि ये द्वितीय पितृहंता बन गया। इसने क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी दोस्तों। और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? पहले कुसुमपुरा। प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम कुसुमपुरा। प्राचीन नाम इसका क्या था मित्रों? इसका प्राचीन नाम कुसुमपुरा था। कुसुमपुरा नाम ध्यान रखेंगे। कुसुमपुरा इसका प्राचीन नाम क्या था मित्रों? कुसुमपुरा, ठीक है। इसका प्राचीन नाम कुसुमपुरा था दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की दोस्तों इसने स्थापना करके इसको अपनी राजधानी भी बनाया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। वो कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसको राजधानी बनाई थी? तो वो था उदयन। हाल में ही पद्म भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण से संबंधित नारायण वागुल, बहुत इंपॉर्टेंट, उनका निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान, बैंकिंग, राजनीति या खेल? ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। हाल में ही पद्म भूषण से सम्मानित नारायण वागुल का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? कमेंट करें। वे संबंधित हैं दोस्तों किससे? वो दोस्तों बैंकिंग से संबंधित है। किसने? ऑप्शन बी को लॉक किया है। वे किससे संबंधित है? उनका संबंध बैंकिंग से है दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, कमेंट करिएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की आयु क्या है दोस्तों? अब मैं कुछ आपको अनुच्छेद पूछूंगा, आपको आर्टिकल्स पूछूंगा, आप लोग 1 बाय 1 जवाब दीजिए। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 54 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 56 क्या कहता है? और आर्टिकल 58 क्या कहता है? ये चारों पांचों आर्टिकल आप लोगों के लिए बताइए कमेंट करके। आर्टिकल 52 की बात करें कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अब राष्ट्रपति हो गया तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके हाथ में होनी चाहिए? राष्ट्रपति। कार्यपालिका की
कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, सभी पावर, कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में होनी चाहिए? राष्ट्रपति के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल है किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल का रीति मेनर 55 अनुच्छेद में, इसका रीति मेनर किस में? 55 अनुच्छेद में रीति मंडल। ठीक है मित्रों, ठीक है यहाँ पर, ठीक है हाँ, मंडल मंडल। ठीक है, अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राज्यसभा का टेन्यूर, यानी राज्यसभा का टाइम पीरियड 5 वर्ष का, राज्यसभा का टेन्यूर, कार्यकाल, जिसको हिंदी में बोले तो कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल 5 साल का रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 58 में क्या है? कमेंट करिए। अनुच्छेद में 58 में क्या है दोस्तों? कमेंट करिए सभी को। ये आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। कार्यकाल तो 56 में हो गया, 58 में क्या है? कार्यकाल को इंग्लिश में बोलते हैं टेन्यूर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेन्यूर। 58 में क्या भाई? क्वालिफिकेशन है भाई, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ। अगर इस क्लास के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो बिल्कुल डाउट बॉक्स आपके सामने कमेंट करेगा, एक भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। शेयर जरूर किया करें दोस्तों, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, और दोस्तों कुछ मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे। देखिए दोस्तों, हमने क्लास से स्टार्ट करी। देखो हमारा टारगेट है कि हमारा इसमें सिलेक्शन इस बार पक्का लेना है दोस्तों। ठीक है, तो जिसके लिए हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। अब आपके लिए मैंने जीके जीएस की क्लास 8 PM पर रखी है दोस्तों। जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर, जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर की क्लास डेली आपके 8 PM पर आती है दोस्तों। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, जीके प्लस जीएस प्लस करंट। अब इस क्लास के अंदर दोस्तों आपके स्टैटिक जीके भी कवर होगा। ठीक है, इकोनॉमिक भी कवर होगी, ज्योग्राफी भी कवर होगी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी कवर होंगे और पॉलिटी के क्वेश्चंस भी कवर होंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी कवर होंगे। ठीक है, तो ये सारी इस 8 PM वाली क्लास से आपका 50% का स्कोर कवर हो जाएगा। कितना? 50% का स्कोर यहां से कवर होगा आपके। अब रही बात 70 नंबर की, रही बात 70 नंबर की, वो 70 नंबर आपके रीजनिंग प्लस मैथ के हैं। 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। ठीक है, अब रीजनिंग प्लस मैथ कैसे तैयार करें? तो दोस्तों मैंने आपके लिए मैथ और रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लास आपको 6 PM पर लेके आ रहा हूं दोस्तों। लेके आ क्या रहा हूं, क्लासेस चल रही हैं डेली। आज 5वीं क्लास है दोस्तों, 5वीं क्लास भी कंप्लीट हो गई दोस्तों आपके। ठीक है, तो यहां से आपका क्या 70% यानी 70 नंबर का स्कोर कवर होगा दोस्तों। 70 और 50 कितने हुए? 120 हो गए। यहां से आपका 120 नंबर का स्कोर करेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए दोस्तों 6 PM कर जो क्लास आती है ना दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आती है दोस्तों। आपको हर एक क्वेश्चन ट्रिक से करा रहा हूं, आप देख सकते क्लासेस जाके। ट्रिक से क्वेश्चन करा रहा हूं जो एक बार में क्लास में एक बार में ही दिमाग में बैठ जाएगी दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। आप सभी को पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप जीके जीएस तो आप डेली 8 PM वाली क्लास से कवर करेंगे और रीजनिंग मैथ आप 6 PM वाली क्लास से कवर करेंगे दोस्तों। ये आपका शेड्यूल है दोस्तों क्लास का, और आपकी मेहनत क्या कहती है दोस्तों आप कमेंट करिए। ठीक है, अब आप मुझे ये भी बताइए आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए। कमेंट बॉक्स आपके सामने। आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होंगे दोस्तों। आप लोग डेली क्लासेस लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्लास लेंगे, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, क्लास को छोड़ देंगे। उस क्लास को छोड़ने से उनको क्या घाटा होता है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस करते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को भी कहीं कमजोर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वो गलती नहीं करेंगे। आप लोगों ने क्लास स्टार्ट करी, उसको पूरा देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनसे रिलेटेड और उनसे संबंधित क्वेश्चंस लेके आता हूं दोस्तों। हमारा टारगेट है जीके जीएस की, हमें 50 क्लासेस कंप्लीट करनी है और उन 50 क्लासेस में हमें इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाए दोस्तों। ठीक है, ठीक है मित्रों, और हर एक क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है डेली दोस्तों, हर एक क्लास की। आज ये 25 क्लास कंप्लीट हो गई हमारी आरपीएफ की। कितनी? 25 क्लास आज हमारी कंप्लीट हो गई है। मैथ रीजनिंग की 5 क्लास कंप्लीट हो गई है। इन
25 क्लास की दोस्तों मैंने PDF बनाई है, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए दोस्तों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों क्लासेस की दोस्तों मैंने PDF बनाई, क्या नाम है, प्लेलिस्ट बनाई है, वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, चैनल पर भी अपलोड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड है, जाइए देखिए। कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।